तो पेपर वगैरह हो गए सबका ओवर पेपर? अभी बस दो बाकी होंगे सबके आपके, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी मेरे ख्याल से बाकी है अभी। ये सब बायोलॉजी और आईपी। अच्छा, तो बाकी पेपर कैसे गए? केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स? अच्छा फिजिक्स वैसे। का अच्छे गए सर। अच्छे गए थे, ओके। फिजिक्स का कैरेक्ट टफ आया? मैंने देखा नहीं है पेपर, कैसा है पेपर? टफ आया क्या फिजिक्स का? नहीं सर, इजी नहीं आया था। सही था वैसे तो, कुछ कुछ क्वेश्चन है थोड़े बहुत, वैसे तो अच्छा, इजी था। मैंने मीडिया वगैरह पढ़ रहा था, मेरे को मौका तो मिला नहीं देखने का। तो इतना एक दो क्वेश्चन बच्चों ने भेजे थे, तो मेरे को तो लगे नहीं कोई टफ, जिन्होंने डाउट आउट पूछे थे एक दो क्वेश्चन में। अच्छा, बाकी कैसा हुआ? मैथ्स का कैसे हुआ? कल मैथ्स का था मेरे ख्याल से कल आपका। केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री था, सॉरी, सब बहुत केमिस्ट्री ही कैसे हुआ? इजी था? बहुत हाँ छोटा सही पेपर था आया था। वैसे। छोटा था? 15-20 मिनट। अच्छा, हाँ केमिस्ट्री ऐसे भी कम होता है ना, कैलकुलेशन से पार्ट होती नहीं उसमें बहुत ज़्यादा, फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ दें तो। यस सर, फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन फिजिकल के तो कम है। दो क्वेश्चन रहते हैं उस कैलकुलेशन के। अच्छा, बाकी थ्योरेटिकल थे सारे? यस सर। ओके। सर फिजिक्स का क्या आधे घंटे में हो गया था पेपर? आधे घंटे में हो गया था फिजिक्स का? यस सर। अरे, यस सर, वो थोड़ा है नहीं छोटा इजी था, फिर। कैलकुलेशन नहीं थी ज़्यादा। अच्छा, बढ़िया है। तो मैंने सबके नंबर जो है आ रहे होंगे कितने, सॉरी 35 का था ना पर होगा, तो 34, 34 ऐसे आ रहे होंगे, 30 प्लस ही आ रहे होंगे मतलब, ये सर 34। ज़्यादा लोग होंगे। अच्छा, सर बाकी लोगों ने आंसर लिखे नहीं, केवल मैंने पूछा था। एक क्वेश्चन का आंसर गलत है, अगर वो ठीक हो जाएगा तो 35 आ जाएंगे पूरे। पूरे आ जाएंगे, वेरी गुड वेरी गुड। आपने कहाँ गलती करी कुणाल? सर ठीक गलत कर दिया। ठीक गलत मार दिया? यस सर। अच्छा, ये तो यार बड़ी ब्लंडर है, बहुत बड़ी ये तो गलती नहीं है, ब्लंडर है। अच्छा, चलो बढ़िया। तो आपका जो है अब बाकी है बायोलॉजी और ये, ठीक है। सर मैं तो एक ही रहता है ईडी। ईडी बाकी है, कब है ईडी का पेपर? दो 2 हफ्ते बाद 20। 2 हफ्ते बाद? इतना लंबा गैप? सर माइनर सब्जेक्ट है ना, बहुत अच्छा, वो बीच बाद में आ में रहे होंगे। हैं। यस सर। चलो बढ़िया है फिर तो। चलो तो हम सर लोग जो है पाइथन में भी 1 हफ्ते का गैप दे रखा है। 1 हफ्ते का गैप दे रखा है पाइथन में? यस अच्छा, सर। आप लोग पाइथन पढ़ रहे हैं, ओके। हमारे टाइम पे तो सी प्लस प्लस थी, पाइथन थी नहीं उस टाइम पे शायद। यस सर, सी प्लस प्लस थी पहले भी, शायद 2018 या 19 से आई है पाइथन। अच्छा, 18 या 19 से तो कुछ मैच होता है? मैंने सी प्लस प्लस आपने शायद देखी नहीं होगी सी प्लस प्लस। नहीं सर, मैंने देखी है अलग से। सी सी प्लस प्लस में जो होता है, उसमें जो पहले हमको एक अपना खुद का वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है आईओ स्ट्रीम की मदद से। और हम्म। पाइथन का सिंटेक्स बहुत छोटा होता है। अगर हमको सी अच्छा। प्लस प्लस या सी में भी जो है थोड़ा सा छोटा सा कोई प्रोग्राम प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम्म। पहले हमको खुद का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनानी पड़ती है बिट स्ट्रीम से, कि आईओ स्ट्रीम में होगा, यहाँ से हम डेटा ले रहे हैं, यहाँ का एरे यूज कर रहे हैं, और ये वाली हम्म। मेमोरी स्टैक यूज कर रहे हैं। तो पाइथन में ऐसा अच्छा, कुछ नहीं है, पाइथन में सिर्फ लिख दो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हो जाएगा। ओके। अच्छा, और क्लास वगैरह का कंसेप्ट है, जैसे क्लास वगैरह बनती है पब्लिक प्राइवेट वो सब? यस सर, वो तो सब तो है ही। क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस है। अच्छा, वो 10th सब के है। सिलेबस में नहीं है पर। 12th सिलेबस में नहीं है? नहीं सर, वो तो मैं ऐसे ही फालतू देखता रहता हूँ। अच्छा, ओके। लेकिन पहले थी मेरे ख्याल से इनहेरिटेंस वगैरह, हमने तो पढ़ी थी 12th क्लास में, प्रॉपर्टीज की जो सारी है। सर सी में होगी, सी बहुत डीप लैंग्वेज है ना, बहुत बेसिक लैंग्वेज है। अच्छा, इसमें नहीं है, पाइथन में नहीं दिया हुआ ये सिलेबस में? नहीं सर, इसमें तो छोटी छोटी चीजें ही हैं, फॉर लूप और फंक्शंस हैं, फाइल हैंडलिंग है, ये सब है बस। ओके, बढ़िया है। ओके, चलो बढ़िया है फिर, बाकी पेपर भी बढ़िया हो जाए आप लोगों के तो फिर फ्री हो जाओगे, फिर तो क्रिसमस हॉलीडे पड़ेगा सीधा आपको, न्यू ईयर के हॉलीडे। जेई मीन्स मुझे लग रहा है फरवरी के लास्ट में होने होगा अब तो, अगर पहला पेपर जो है फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में।
सर अभी तो यही है। अब तक तो कुछ आया भी नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल से। और नीट वालों का भी जो एक्सपेक्टेड है, तो नीट का भी काउंसलिंग ही शुरू नहीं हुई है, 5 जनवरी को तो बोल रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कब होगी काउंसलिंग। तो नीट भी डिलेड ही दिख रहा है। लेकिन जब भी डिलेड होता है पेपर तो कंपटीशन टफ होता है, ध्यान रखना सब लोग, तैयारी फिर और ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। तो अब लेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो पिछली सर क्लासेस मेरा एक हुई हैं। छोटा क्वेश्चन था रिफ्रैक्शन से। बोलो। तो जैसे हम जो रेक्टेंगुलर स्लैब में नॉर्मल शिफ्ट देखा था, हम्म जैसे अगर रेक्टेंगुलर स्लैब की सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो जो नॉर्मल शिफ्ट होता था वो ऑब्जेक्ट दूर रखा उस पर डिपेंड नहीं करता था। हम्म और सर जो जो नॉर्मल शिफ्ट होगा वो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर एक्स है लेंथ से तो उससे ज्यादा भी हो सकता है क्या? मतलब ये वाला केस बोल रहे हो कि नॉर्मल शिफ्ट की बात कर रहे हो अब, ऐसे वाले केस की? जैसे हमें ऑब्जेक्ट पास दिखेगा ना अगर एयर से देखेंगे तो। हाँ, मान लो आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, अब क्या बोलना चाह रहे हो आप कि अगर क्या होगा? सर जो शिफ्ट होगा, जो डी होगा शिफ्ट, वो एक्स से बड़ा होगा क्या? हो सकता है क्या? एक्स से बड़ा? एक्स से बड़ा तो हो ही सकता है, हाँ, वो तो टी पे डिपेंड करता है ना, तो मेनली। ये सब पर जब हम डेरिवेशन करते हैं तब तो हम मानते हैं कि जो इमेज है वो बाहर है। मैं अंदर को रख के डेरिवेशन कर रहा था, वहां पे टर्म्स कैंसिल नहीं हो रही थी। नहीं, अंदर अंदर आना इसके जस्ट सेकंड रे से रिफ्लेक्शन हाँ, करेंगे तो हो रे सकता है, तो ग्लास के हो अंदर भी आ सकता है, सकती है। हो सकता है, हाँ। तो क्या हो रहा था, प्रॉब्लम क्या आ रही थी इसमें? बट सर जब हम डेरिवेट करते हैं इस रिजल्ट को तब तो हम बाहर मान के करते हैं उसको। जैसे कि जो सेकंड इमेज बनी है, अगर उसको मैं आई कह दूं तो हम कहते हैं ओ आई प्लस ए आई इज इक्वल टू होना चाहिए एक्स। तो वहां से अच्छा, टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। बट अगर हम अंदर मानेंगे तो जो शिफ्ट होगा वो एक्स से बड़ा होगा, तो वहां पर तो टर्म्स कैंसिल होने की जगह ऐड हो जाएंगी। चलो इसको डिस्कस कर लेंगे एडवांस क्लास में, तो ग्रे डायग्राम बना के बन जाएगा, मैंने ऐसा नहीं होगा, अगर वो ड्राइव किया गया तो सही होगा। तो एक बार एडवांस क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको, क्योंकि 2 बार रिफ्लेक्शन तो आप ले ही रहे हो यहाँ पे भी, आपने यहाँ पे 2 बार लिया ही है ना रिफ्लेक्शन। तो अगर आप 2 बार यस सर। लोगे तो ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि मैंने इसके अंदर नहीं आ सकता, वो आफ्टर हो सकता है कि रे ऐसे आ जाए फाइनली, और आपको जो मिलाने के यहाँ पे मिल रही हो फाइनली रे, दोबारा ऐसे ऐसे जाके, तो ऐसा केस हो सकता है, ऐसा कोई वो तो नहीं है, करके देख लेंगे और एक बार सर एवल्यूशन। अगर पॉइंट पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लूं और वो सरफेस से पूरा स्टिक कर दूं, मतलब जीरो डिस्टेंस होगा, हम्म तब तो यहाँ पे वो शिफ्ट होने नहीं चाहिए फिर तो, क्योंकि एक ही रे आएगी पैरेलल वो नॉर्मल चली जाएगी। एक रे आएगी और वो नॉर्मल चली जाएगी? नहीं, एक रे भी अगर आएगी तो वो भी आपकी, बिल्कुल आपने स्टिक किया हुआ है, स्टिक किया हुआ है, तो फिर ऐसा केस होगा कि ये यहाँ से रे यूं आई, मान लो स्ट्रेट रे तो ऐसे आएंगी ना इससे, और यहाँ पे आके फिर वो यस सर। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेंगी, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ना ऑब्जेक्ट। ये तो वो वाला केस हो गया ना आपने, कि ऑब्जेक्ट को उसके अंदर रख दिया, मान लो ग्लास के यहाँ पे, यस सर, उसके तो मैं क्या कि यहाँ पे तो नॉर्मल शिफ्ट अंदर को आ सकता है। हाँ आ सकता है, यस आ सकता सर, है, यहाँ डेरिवेशन भी, कर रहा था तो उसमें आ नहीं रहा था ना। यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, दोनों केस में हो सकता हो, तो देख लेंगे उसमें, ठीक है, एडवांस क्लास में डिस्कस करते हैं इसको। यस सर। आई थिंक सैटरडे को एडवांस आपका फिजिक्स ही होने वाला है। चलो, तो यहाँ पे अभी जो है लेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लेंस जो है, आप लोगों ने थोड़ा 10th क्लास में पढ़ाई होगा लेंस के बारे में, 2 तरह के आप बेसिकली पढ़ते हो यहाँ पे, लेंस कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस पढ़ते हैं हम लोग। तो लेंस में कुछ आप लोगों को ध्यान होगा 10th क्लास में कि आपने जब पढ़ा होगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग भी बोलते थे इसको, और ये कॉनकेव बोलते थे इसको आप। तो लेंस बेसिकली जो होता है वो बोल सकते हो मीडियम ऑफ, मैंने ग्लास है एक तरह का, जो कि 2 सरफेसेस से मिलके बना है। इसमें बेसिकली 2 सरफेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसके बीच में जो है एक मीडियम आपने इंक्लूड कर दिया, ये ग्लास भी हो सकता है, कोई और भी चीज़ हो सकती है, तो उसको हम लेंस बोलते हैं। अब लेंस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, पहले बेसिक चीज़ देख लेते हैं क्या क्या होती है। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है इसका, जैसे आपने मिरर में पढ़ा था। एक इसमें ऑप्टिक सेंटर होता है ना,
इसको हम डिस्कस भी करेंगे बाद में डिटेल में। ऑप्टिक सेंटर, जैसे वहाँ पे सेंटर, वहाँ पे क्या बोलते थे हम लोग, पोल बोलते थे, यहाँ पे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिक सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर एक होता है आपका, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी रे अगर आप यहाँ भेजोगे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ को तो वो अनडेविएटेड पास हो जाएगी। वी आर अज्यूमिंग थिन लेंस, तो हम मान सकते हैं कि रे आपकी अनडेविएटेड पास हो गई। ठीक है, हम थिक नहीं मान रहे, अगर थिक लेंस होगा ये तो ऐसा हो सकता है कि रे आई पहले और फिर यहाँ से बेंट हुई, फिर बेंट हुई, यहाँ पे गिरी, फिर बेंट हुई और फिर चली गई। तो यहाँ पे और यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस काफी आ सकता है रे के बीच का, जो पहले रे जा रही थी और अब जा रही है। लेकिन हम बहुत थिन लेंस मान रहे हैं तो दोनों रे लगभग जो है पास पास ही होंगी अगर ये पैरेलल जा रही है तो ऑप्टिक सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कोई भी रे अगर ऑप्टिक सेंटर की तरफ को जा रही है तो ये अनडेविएटेड पास हो जाती है। तो जो रे है आपकी वो अनडेविएटेड पास हो रही है। तो इसमें जो रे है आपकी वो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल है आपस में। और क्योंकि लेंस बहुत थिन है तो बोल सकते हैं कि दोनों एक ही लाइन में है, ये बोल सकते हैं। सॉरी। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर की तरफ को इंसिडेंट रे तो आपकी इमरजेंट और इंसिडेंट रे जो होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। और ये आपका जो है प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर है लेंस के सरफेस से और ऑप्टिक सेंटर से पास कर रहा है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, तो हम लोग के लिए जो अभी इंपॉर्टेंट है वो ये है। इसके अलावा एक चीज और होती है, फोकस होता है इसका। दो फोकस आप लोगों ने 10th क्लास में भी डिस्कस किया होगा। फोकस जो होता है, अगर आपकी लेंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें जैसे हमने मिरर में डिस्कस किया था, तो जो पैरेलल रे आ रही होती हैं जहां पे ये मिलेंगी आके उसको हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मान लो ये वाला केस अगर लें, कॉनकेव वाला, डाइवर्जिंग वाला, तो यहाँ पे जो रे आएंगी वो आने के बाद बेंड कर जाएंगी अवे, माने डाइवर्ज कर जाएंगी। तो ये अपीयर टू मीट होंगी पीछे एक्सटेंड करने पे, यहाँ पे अपीयर टू मीट होंगी, तो हम बोलेंगे ये इसका फोकस है। दिस इज द फोकस फॉर दिस लेंस। तो यहाँ पे जो फोकस है वो यहाँ पे है और यहाँ पे फोकस आगे है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव आएगी साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव। ये तो क्लियर होगा सबको, किसी को डाउट नहीं होगा यहाँ पे? हाँ सर। नो सर। ओके। तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो अजम्पशन मान के चल रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हम थिन लेंस लेके चल रहे हैं और रे आपकी जो होती हैं वो हम पैरा एक्सियल रे मान के चल रहे हैं, माने कि बहुत ही एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पास चल रही है रे, दूर वाली रे मान के नहीं चल रहे हम लोग। तो कुछ ऐसे अजम्पशन हम मान के चल रहे हैं। अजम्पशन है लेंस इज थिन, मैंने कुछ अजम्पशन है, ये बहुत यूजफुल तो नहीं है लेकिन आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो
अच्छा, एक और चीज होती है यहाँ पे, एपरेचर। मैंने एपरेचर का डिस्कस नहीं किया ना आपसे। एपरेचर ऑफ लेंस भी होता है। एपरेचर मतलब होता है कि ये डायमीटर, अगर लेंस को आप देखो, आप कोने साइड से देख रहे हो तो आपको लेंस ऐसा दिख रहा है। अगर आप सामने से यहाँ से देखोगे तो लेंस कैसा दिखेगा आपको? सर्कुलर। ऐसा दिखेगा, गोल सर्कुलर, है ना। ये ऐसा लेंस होता है, बीच में से ये उठा हुआ होता है यहाँ से, जो आपको मोटा पार्ट दिख रहा है ये, और साइड मैंने यहाँ बीच में से उठा हुआ होगा और साइड में से पतला अंदर की तरफ को होगा। अगर आपने लेंस देखा होगा लैब में, तो जो सर्कल रखा रहता है, वो सर्कल जो होता है वो ऐसा होता है, मतलब बीच, तो बीच में से उठा हुआ होता है और साइड में से पतला होता है, तो पूरा सर्कल, इसका गोल सर्कल जो बनेगा आपका, तो बीच में से उठा हुआ होगा ये। तो ये सामने से देखने पे सर्कुलर दिखेगा, तो सामने से आप देखोगे सर्कुलर है तो इसका डायमीटर होगा ये डायमीटर डी। तो इस डायमीटर डी को बोलते हैं एपरेचर। तो कोई लेंस कितना बड़ा है वो उसके एपरेचर पे डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी उसकी एपरेचर है। जैसे आपने देखा होगा टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप के लेंस आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े लेंस होते हैं उसमें लगे हुए, तो उनके डायमीटर बहुत ज्यादा होते हैं। तो डायमीटर अगर बहुत ज्यादा है तो व्हाट वी से कि उनकी एपरेचर काफी ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं इनका एपरेचर बहुत वेरी स्मॉल। तो हम ज़्यादा बड़े लेंस नहीं पढ़ रहे, क्योंकि बड़े लेंस जब पढ़ेंगे तो उनमें जो दूर वाली रे होंगी वो अलग से बिहेव करती हैं। मतलब कि अगर मान लो सर ये लेंस है, एक मिनट, अगर ये लेंस है और ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास जा रही है और एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है, तो इनका बिहेवियर अलग होता है। मतलब हो सकता है कि ये फोकस यहाँ पे कर जाए और ये वाली फोकस थोड़ा और कहीं और जगह पे करें। तो हम लोग जो भी मानते हैं कि रे जो है लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, तो हम ये मानते हैं कि एपरेचर ही बहुत छोटा है, तो इतना पॉसिबिलिटी नहीं है कि रे जो है बहुत दूर हो यहाँ से। तो दूर वाली रे जो है वो होती नहीं है, पास वाली रे ही होती है सारी। यस, आप पूछिए क्या डाउट है। एपरेचर 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना? एपरेचर 2 टाइम रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, बिल्कुल ठीक है। क्या पूछोगे, डाउट है इसमें मतलब? ये पूछ रहा था कंफर्म। अच्छा, कर्वेचर और एपरेचर थोड़ा अलग वर्ड है इसलिए। कर्वेचर अलग चीज है, कर्वेचर तो अलग ही चीज होती है। कर्वेचर तो 1/r के प्रोपोर्शन होती है, मतलब कर्वेचर को ऐसे लिखते हैं, रो इक्वल टू 1/r समथिंग बाय आर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग चीज है, कर्वेचर अलग चीज है, ये भी ध्यान रखना। तो ये एपरेचर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एजम्पशन क्या माना कि एपरेचर इज वेरी स्मॉल। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे कि जो एपरेचर होता है, मान लो यहाँ पे लाइट आ रही है, तो लाइट मान लो मैं बड़ा लेंस ले लूँ और छोटा लेंस ले लूँ, तो लाइट ज़्यादा कन्वर्ज करेगी बड़े लेंस में, ज़्यादा लाइट को कन्वर्ज कर सकता है, छोटा वाला कम लाइट को कन्वर्ज करेगा। तो जो इंटेंसिटी होगी इमेज की, जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पे इमेज की, जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगा, मतलब एपरेचर के प्रोपोर्शनल होगा या इसके स्क्वायर के या क्यूब के, क्या होना चाहिए यहाँ पे? इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल डिपेंड ऑन व्हाट, एपरेचर स्क्वायर, एपरेचर क्यूब, या क्या? या मैं एरिया के टर्म में अगर बात करूं, मान लो लेंस का जो एरिया है, एक का छोटा एक का बड़ा है, और रे आके गिर रही है, तो ये ज्यादा रे को कन्वर्ट करेगा, जो भी रे इस पे गिरेंगी सबको कन्वर्ट कर देगा एक पॉइंट पे, इस पे जो गिरेंगी वो सबको कन्वर्ट कर देगा एक एक पॉइंट पे। मान लो आइडियल लेंस है आपका, तो इंटेंसिटी ये लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये लिख सकता हूँ मैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एपरेचर का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर है ना वो, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, या पाई डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एपरेचर का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं। यस सर। लिख सकते हैं ना। तो जो इंटेंसिटी होती है इज प्रोपोर्शनल टू एरिया और इट इज प्रोपोर्शनल टू एपरेचर का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी जो है एपरेचर के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो ये तीन चीजें हमारे लिए हैं इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, और कुछ हद तक एपरेचर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
तो हमने जो एजम्पशन माने हैं कि लेंथ हमारा थिन है, इंसिडेंट रे हमारी कम एंगल बना रही है, एपरेचर काफ़ी स्मॉल है, ये सब हमने माना है। और थिन लेंस होने से एक चीज़ और है हमारी कि जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, मान लो हमने यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया u, तो वो एक्चुअली डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं। तो क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, तो चाहे आप डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर लो इसके सरफेस से या ऑप्टिकल सेंटर से कर लो, हम दोनों को यू ही लिखेंगे। ऐसी जब इमेज बनेगी तो चाहे आप यहाँ से मेजर कर लो और चाहे यहाँ से मेजर करो, जब डेरिवेशन करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी उस केस में, जब आप ड्राइव करने बैठोगे लेंस फार्मूला। तो लेंस आप चाहे फोकल लेंथ सॉरी डिस्टेंस यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, दोनों को हम वी बोलेंगे क्योंकि लेंस बहुत थिन है, क्योंकि तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं होता इन दोनों में, है ना। तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। मान लो 1 mm होगा, अब ये 45 सेंटीमीटर की दूरी में 1 mm का तो कोई मैटर नहीं करता कुछ। तो ये भी हमें फायदा होता है अगर हम लेंस को थिन मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। टेम्परेचर एक और यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो जब आप डेरिवेशन करोगे ना अभी, तो डेरिवेशन में आपके डिस्टेंस कई बार यहाँ से मेजर होंगे। आपने अभी ड्राइव किया था ना फॉर्मूले, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ड्राइव किए थे हम लोगों ने, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर इक्वल टू म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू। तो हमने वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से यहाँ से ड्राइव किए थे। तो यहाँ से आप ड्राइव करोगे तो आपको फॉर्मूला आएगा कुछ बन के, उससे यू वी वगैरह निकलेगा। ऐसी यहाँ से भी हम ड्राइव कर सकते हैं फॉर्मूला, इस सरफेस को मान के, इस वाले सरफेस को मान के। करा था हम लोगों ने ड्राइव, ये म्यू यस टू सर। माइनस, है ना, ड्राइव किया था हम लोगों ने। तो जब हम ड्राइव करेंगे तो डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर करते थे, लेकिन लेंस में जो डिस्टेंस मेजर होते हैं वो ऑप्टिक सेंटर से होते हैं, यहाँ से। तो अब बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ से ले कि यहाँ से ले। तो मैं कह रहा हूँ कि लेंस बहुत थिन है ये। तो अगर लेंस बहुत ही थिन है तो चाहे आप डिस्टेंस यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, कोई बहुत फर्क तो पड़ने नहीं वाला इसमें। यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, दोनों को ही भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि थिन लेंस है बहुत। तो इसलिए हम दोनों को नेगलेक्ट कर सकते हैं और डिस्टेंस चाहे यहाँ से मेजर करो चाहे ऑप्टिक सेंटर से मेजर करो, दोनों को सेम ले सकते हैं। क्लियर हुआ अब? क्लियर यस सर। हुआ नहीं हुआ? अगर लेंस थिक होता तो फिर मैं यहाँ से अलग लेता, भी क्वेश्चन आपके आएंगे भी पेपर में। तो पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे तो, या हम प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन करेंगे, तो अगर थिक होगा तो फिर आपको, मान लो आपका डिस्टेंस यहाँ से आया 15 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर है, तो जब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो आप डिस्टेंस कितना लोगे? 17 लेना पड़ेगा आपको। ये डिस्टेंस 15 थोड़ी ले लोगे फिर आप, यस। जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे। तो लेकिन अगर लेंस बहुत थिन है तो 15 ले सकते हो दोनों जगह से, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, 15 ही आएगा तीनों जगह से। तो हम लोग थिन ही मान के चलते हैं लेंस को, थिक लेंस को नहीं लेते हैं। ये हमारा एक अजम्पशन है। ठीक है, ओके। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। ओके। यस सर। हम्म हम्म ओके, हम लोगों ने जो ड्राइव किया था पिछली बार, फॉर्मूला ड्राइव किया था, आप लोगों को ध्यान होगा, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू। कुछ लोग क्लास में नहीं थे शायद, उन लोगों ने वीडियो देख ली होगी अगर। तो ये हमने ड्राइव किया था लास्ट टाइम फॉर्मूला। ठीक है, ये था एक सरफेस से अगर रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और जो दोनों का इंटरफेस है जहाँ पे दोनों इंटरेक्ट करते हैं मीडियम आपस में, वो जो है कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। अब लेंस के केस में हमें मान लो ये निकालना है कि यू और वी में क्या रिलेशन है। तो मान लो ये यू है और हमें यू और वी में रिलेशन निकालना है कि वी कहाँ बनेगा, इसका इमेज कहाँ बनेगी। तो अब जो रे आ रही है वो पहले यहाँ पे ग्लास से और सॉरी एयर से और ग्लास में मूव करेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बार फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यही म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वाला, और आपको म्यू टू लेना पड़ेगा ग्लास का, म्यू वन लेना पड़ेगा एयर का। तो उससे कुछ मान लो रे बेंट होकर ऐसे चली गई तो ये यहाँ पे जाके मिलती मान लो, तो ये वी होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जब रे टकराएगी तो मीडियम फिर दोबारा चेंज हो गया, फिर ग्लास से ये एयर में आ रही है, तो फिर ये बेंडिंग वगैरह होगी इसकी रे की, जो भी होना है। तो हो सकता है बेंड होके यूं चली जाए,
है ना। तो यहाँ पे दोबारा आपको फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो रे आ रही है अब, तो अब की बारी रे कहाँ से आ रही है, ग्लास से आ रही है और एयर में जा रही थी ये, तो इस बार ये ग्लास से और एयर में जा रही है। तो आपको जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार जब रे यहां से आ रही है एयर से ग्लास के अंदर, और एक बार जब ग्लास से एयर में जा रही है बाहर। तो एक बार यहां पे लगेगा, एक बार यहां पे, 2 बार फॉर्मूला लगेगा, तब आप यू और वी में रिलेशन निकाल पाओगे। क्लियर हुई बात ये? क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, तो हमें 2 बार लगाना पड़ेगा, उससे हम फॉर्मूला निकालेंगे यू वी और एफ में रिलेशन। उसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला माने लेंस बनाने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये डेरिवेशन हमें देखना है कि ये डेरिवेशन कैसे आता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला ये। तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला से बन के आएगा वो आएगा आपका 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 minus 1/r2, where r1 r2 are the radii of curvature of this surface and this surface। तो ये हम ड्राइव करेंगे अभी, तो देखो ये बन के आएगा। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर सबको? आगे चलें। अब देखो यहाँ पे हमें पहले फॉर्मूला, मान लो हम पहले ड्राइव करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो पहले जब ड्राइव कर रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्राइव कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस आपका जो होता है वो कुछ ऐसा सा दिखता है। अब इस पे रे आ रही है, तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला पहले इस सरफेस पे लगाना है। मान लो ये आपका यू है, तो आप क्या लगाओगे, म्यू 2, माने जो ग्लास का म्यू होगा, म्यू 2, है ना, माइनस म्यू 1 करोगे, ये यूजुअली एयर है तो 1 हो जाएगा। तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू 2/v माइनस म्यू 1/u, ये फॉर्मूला होता है, तुम्हें पता ही है। अब फॉर्मूला अगर आप साइन कन्वेंशन पुट करोगे तो म्यू 2 माइनस म्यू 1/r क्या करूं, प्लस या माइनस, आर को क्या रखूं, ये वाला आर है, ये वाला सरफेस है, इसका आर यस क्या होगा, पॉजिटिव, इधर को आर होगा इसका क्योंकि, तो प्लस आर। वी में मान लेता हूँ कि इधर को बना है, मेरे को वी पता नहीं किधर को बना है, हो सकता है इधर को बना हो इधर को बना हो, तो वी में मान लेता हूँ पहले कि इधर को बना है, तो वी का मैं साइन नहीं रख रहा, जो होगा खुद आ जाएगा। यू को क्या रखूं, माइनस या प्लस, नेगेटिव। नेगेटिव रखूं। तो म्यू 2 माइनस म्यू 1/r इक्वल टू म्यू 2/v माइनस म्यू 1/-u, ये मेरा बना है ना। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है कोई? इसको v1 मान लेते हैं, क्योंकि पहले रे आई तो ये जाके हो सकता है कहीं कन्वर्ज होने की कोशिश कर रही हो, जब रे आई तो कन्वर्ज होने के लिए यहाँ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पाएगी क्योंकि उससे पहले यहाँ टकरा जाएगी, तो ये फिर यहाँ कन्वर्ज होगी। ठीक है, तो ये बना। अब अगले सरफेस पे आ गई रे, यहाँ पे अब रे यहाँ से यहाँ जा रही है, तो अब इसके लिए यू क्या लेंगे, भाई ये आपका यू था, मान लो ऐसे रे आ रही थी, तो अभी आपने यू ये लिया था, पहले सरफेस के लिए यू था, और ये आपने वी मान लिया। अब इसके लिए दूसरे सरफेस के लिए क्या ले लेंगे, यू की वैल्यू, v1 माना इसको आपने, तो ये v है जो फाइनल बनेगा। तो अब दूसरे सरफेस के लिए जब हम लेंगे तो क्या लेंगे, यू की वैल्यू v1 लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, ऐसे रे आ रही है और ये v1 यहाँ कहीं है पीछे, तो v1 को प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, इंसिडेंट रे और v1 की डायरेक्शन,
ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, जैसे वहां पे पोल से करते थे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जा रहे हो आप, तो V1 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो U की जगह पे जब वैल्यू पुट करोगे वहां पे, तो प्लस V1 पुट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर। क्लियर है ये बात? ओके। V की जगह तो हमें V तो निकलेगा ही, V तो फाइनल हमें निकालना है भी, तो V की जगह कुछ नहीं है। R क्या करोगे? R माइनस या प्लस इस केस में? R क्या होगा? नेगेटिव। माइनस। माइनस नेगेटिव होगा, R नेगेटिव होगा। अच्छा, म्यू 2 म्यू 1 की जगह क्या रखोगे? म्यू 2 की जगह क्या रखोगे? म्यू 2 की जगह क्या आएगा? म्यू 1 आएगा, म्यू 2 आएगा यहाँ पे? रे कहाँ से कहाँ जा रही है? मैंने यहाँ यहाँ बताओ क्या आएगा? म्यू 2 आएगा या म्यू 1 आएगा यहाँ पे V के ऊपर? रे जो है म्यू 1 आएगा ना रे। म्यू 2 से म्यू 1 जा रही है, तो जहाँ V मैंने कहा था ना, जहाँ पे इमेज बनेगी वहां का म्यू 1, मैंने जहाँ रे जाएगी उसका म्यू लेंगे यहाँ पे, तो उसका म्यू जो है म्यू 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे म्यू 1 लेना पड़ेगा और यहाँ पे म्यू 2 लेना पड़ेगा। म्यू 1 यहाँ पे, क्योंकि V वहां पे जा रहे हैं, रे म्यू 1 में जा रही है, रे जो है म्यू 2 से म्यू 1 में जा रही है। तो यहाँ बाद वाला लेते हैं पहले, तो बाद वाला जो है म्यू 1 है, पहले वाला म्यू 2 है। ये बात बताओ समझ में आ रही है नहीं आई? क्लियर है सबको ये? सर वी का एक बार और बता दें। किसका बताऊं, V का या? सर वी का सेकंड केस में। सेकंड केस में V का, V तो अभी निकालेंगे, V तो हमें पता नहीं ना क्या होगा। V का तो कुछ नहीं रखेंगे साइन, सर ये यू V तो की हमें जगह। निकालना है। हमें U का साइन पता है, U हमारा जो है वो एक्चुअली यहाँ V1 है ना, जो ये वाला सरफेस है, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ये ऑब्जेक्ट होता, जहाँ रे यहाँ जारी होती, ये होता इसके लिए ऑब्जेक्ट, और ये इसके लिए इमेज होती। ऐसे होगा ना? तो ये ऑब्जेक्ट होता, अगर रे यहाँ जा रही होती तो ये अपीयर टू मीट होती यहाँ पे जो रे आ रही है, लेकिन ये यहाँ पे बेंट हो जाएंगी, क्योंकि ये फिर ग्लास से एयर की तरफ जा रही है, तो बेंट होकर यहाँ मिल जाएंगी एक्चुअली। तो दिस इज द इमेज। तो जब इस वाले सरफेस को आप लोगे, सेकंड वाले सरफेस को, जो ये वाला सरफेस है सेकंड वाला, तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट होगा जो कि एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ये इमेज बनेगी फाइनली, जिसको हम V से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट था ये V1 पे था, और इमेज तो अभी निकालना, डिस्टेंस आपको कितना होगा वो तो निकालेंगे हम अभी। क्लियर हुआ? ये डाउट था आपका, कुछ और पूछ रहे थे आप? यस जी। ओके। और किसी को डाउट है यहाँ तक? आर तो क्या था मेरा? आर मेरा माइनस हो जाएगा इस बार, माइनस आर। म्यू 1 बाय वी होना चाहिए, बी मेरे को निकालना है अभी। म्यू 2 बाय यू होता है, तो यू मेरा प्लस का V1 था, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। यहां तक क्लियर है सबको या किसी को डाउट है कुछ? क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। अब इनको ऐड कर दे दोनों को। हमें क्या करना है, हमें किसको भगाना है? V1 को भगाना है हमें, इसको। V1 बिना बुलाए मेहमान है, हमें U और R में और V में रिलेशन चाहिए। तो V1 तो हमने जबरदस्ती मान लिया बीच में एक, कि इमेज यहां बनी। तो V1 को भगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस म्यू 2 बाय V1 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ प्लस म्यू 2 बाय V1 आ रहा है, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कट जाएंगे तो आपस में। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ऐड करोगे तो ये वाला पोर्शन उड़ जाएगा। तो क्या बचेगा देखो यहाँ पे जरा, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर बच रहा है यहाँ पे। म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर, यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ पे आ रहा है म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर। कर सकते हैं इसे भी, अगर मैं ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है जी। राइट हैंड साइड पे क्या बच रहा था यहाँ पे? यहाँ पे बच रहा है माइनस नहीं प्लस म्यू 1 बाय यू बच रहा है, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन उड़ गया, तो क्या बचा? प्लस म्यू बाय वी। साइन का सही लगा है सारे? यू का साइन ले लिया था हमने? ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको?
पहली बार जो हमारी इक्वेशन बनी है, हाँ, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, म्यू वन बाई म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाई यू, ये बनेगी, है ना। अच्छा, और दूसरी वाली ये बनेगी। इसमें रुको, कुछ गड़बड़ आ रही है हमारी कहीं पे, क्योंकि ये ऐड होके ये नहीं आना चाहिए हमारा। कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है हमारी? गड़बड़ इसमें ये होगी कि जो u और v है उसका साइन कन्वेंशन हम ऑलरेडी पुट कर चुके थे वहां पे जब हमने ड्राइव किया था, तो यहाँ पे एक्चुअली ये साइन के साथ नहीं आएगा, यहाँ पे जो आएगा ये सिंपली आपका म्यू वन बाई यू आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन ऑलरेडी पुट कर चुके हैं वहां पे जब हमने ड्राइव किया था ना फॉर्मूला, तो हम साइन कन्वेंशन पुट कर चुके थे वहां पे। म्यू टू बाई यू, अभी हम यू के टर्म में लग देते थे, मैंने प्लस माइनस पुट नहीं करते, तो यहाँ पे हमारा आएगा म्यू वन बाई यू, और जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो अच्छा आर में फिर साइन कन्वेंशन पुट करेंगे या नहीं करेंगे? आर आर का साइन कन्वेंशन, लेट मी चेक वन सर। म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, तो हमने बिना साइन कन्वेंशन के अगर पुट करेंगे तो ये बनेगा। अब जब हमने यहाँ पे पुट किया तो म्यू वन माइनस म्यू टू, म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर, अगर आप बिना साइन कन्वेंशन के पुट करें, ठीक है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन पुट नहीं करते मान लो, लेकिन ये नेगेटिव है। कुछ गड़बड़ आ रहा है यहाँ पे, कहीं पे हम फंस रहे हैं डेरिवेशन में। अगर हम विदाउट साइन कन्वेंशन पुट करते हैं सारा, इसको भी हम आर को आर टू मान लेते हैं, मान लो हम ये मान लेते हैं कि आर टू है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड दिस इज आर वन, ठीक है। तो ऐसा पुट करते हैं, हाँ एक्चुअली जो साइन वो होता है जब हम लेंस स्पीकर ड्राइव करते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे आर वन और आर टू मानना पड़ता है। तो अगर हम ऐसा मान लें तो ऐड जब हम करेंगे विदाउट साइन कन्वेंशन, तो ये आपका बनेगा आर वन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमारा जो बनेगा ये, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, यहाँ पे हमारा बनेगा अगर हम ये देखें, यहाँ पे बन रहा था हमारा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर टू, यहाँ पे तो ये बन रहा है। और राइट हैंड साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या बच रहा था हमारा, यहाँ पे माइनस म्यू वन बाई यू बच रहा था, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस म्यू टू बाई वी, माइनस म्यू वन बाय यू बच रहा है हमारा, और प्लस है या माइनस बच रहा है हमारा, ये प्लस बच रहा है, ये वाला तो उड़ गया था ना हमारा, प्लस वाला बच रहा है, ठीक है। तो ये बचा हमारा कुल मिला के, ठीक है, ओके। अब देखो ये क्या बन रहा है, अब ये बनेगा आपका, अब ये बनेगा आपका, अगर मैं म्यू टू माइनस म्यू वन ले लूँ यहाँ पे कॉमन, तो म्यू टू माइनस म्यू वन लिया तो ये तो सही है, आर वन ही रहेगा, ये वाला आर टू हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा म्यू वन बाय वी माइनस म्यू वन बाय वी, दोनों म्यू वन आ रहे हैं ये, हाँ दोनों म्यू वन आ रहे हैं, तो ये आपका आ रहा है म्यू वन बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, ऐसा कुछ बन रहा है अभी तक तो ये, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे, म्यू वन को अपॉन में करोगे तो क्या बन जाएगा, म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन हो जाएगा ये, म्यू टू, इसको मैं म्यू वन को यहाँ ले आया, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू बना, ठीक है। अब यहाँ पर वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू आया है ना, हाँ अब सही आया हमारा। अब ये जो म्यू है हमारा, ये जो हमारा म्यू है, ये वाला जो म्यू है एक्चुअली रिलेटिव रिफ्लेक्टिवनेस है यहाँ पे, तो अगर बाहर वाला एयर है तो यहाँ वन हो जाएगा अपॉन में, तो म्यू माइनस वन हो जाएगा। अगर बाहर वाला एयर नहीं है तो म्यू रिलेटिव ले लेंगे हम लोग, तो म्यू रिलेटिव आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना था, फोकल लेंथ निकालनी थी, तो फोकल लेंथ जब आप निकालते हो तो फोकल लेंथ के केस में क्या होता है, यू आपका
इनफाइनाइट होता है तो v आपका f होता है। भाई जो रे इनफाइनाइट से आ रही है वो जहां पे मिलेंगी वो f होगा, तो v इक्वल टू f हो जाएगा इस केस में, अगर u आपका इन्फिनिटी है तो मैं इस फॉर्मूले में u इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देता हूं। तो u इक्वल टू इन्फिनिटी अगर मैं पुट करूंगा तो ये केस 0 हो जाएगा और v आपका f हो जाएगा, तो ये 1/f हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/f इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा था हमारा, म्यू रिलेटिव माइनस 1 माइनस 1/r2। तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 माइनस 1/r2। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। तो अगर आपको फोकल लेंथ किसी लेंस की निकालनी है तो दिस इज द फॉर्मूला वी यूज फॉर फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस, वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्लियर हुआ सबको, क्या फॉर्मूला है हमारा? यस सर। सर ये यू इनफिनिटी क्यों दिया? हमें फोकल लेंथ निकालनी थी ना, तो जब भी हम फोकल लेंथ निकालेंगे किसी भी केस में, किसी भी मिरर की, लेंस की, किसी भी चीज की, तो हम रे को इन्फिनिटी से आते हुए मानेंगे। हम ये तो डेफिनेशन है कि इन्फिनिटी से अगर रे आ रही है तो जहां पे वो मिलेंगी, अगर यू आपका इन्फिनिटी है तो जो भी वी होगा वो वी आपका एफ होगा। इसकी डेफिनेशन है। ओके। ओके, तो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि ये R1 और R2 को विद साइन हम पुट करेंगे जब हम फाइनल फॉर्मूला यूज करेंगे तब, और म्यू जो होगा वो म्यू रिलेटिव होगा, दूसरी बात। और यहाँ पे जो एफ निकलेगा वो एफ हमारा फोकल लेंथ होगा, 1/f निकलेगा यहाँ पे, वो फोकल लेंथ होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। पहली चीज तो ये है यहाँ पे कि म्यू जो है म्यू रिलेटिव है। ठीक है, अब म्यू रिलेटिव जो है आपको पता है कि भाई ऐसा होता है, म्यू ग्लास, मान लो एयर है बाहर तो म्यू एयर हो जाएगा, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है कि म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर, अगर बाहर वाटर भर दें हम। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ केस, मान लो म्यू ग्लास है 1.5/1, तो म्यू का वैल्यू कितना आएगा, 1.5। अगर म्यू ग्लास बाय कुछ होगा तो ये कम हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू कम आएगी इससे। तो यानी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू डिपेंड करती है कि बाहर क्या भरा हुआ है। तो अगर मैं बाहर पानी भर रहा हूं तो फोकल लेंथ क्या हो रही है मेरी, बढ़ रही है घट रही है? पहले केस में एयर भरा था, अगले केस में मैंने पानी भर दिया, तो फोकल लेंथ बढ़ी है घटी? एनीवन? भाई अगर पानी भरा बाहर, देखो एक केस में फोकल लेंथ क्या आएगी, 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इंटू ये तो कांस्टेंट ही है, 1/r1 माइनस 1/r2 तो चेंज होना नहीं है। अगले केस में क्या आएगा, ये 1.5 1/f इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय 1.33 माइनस 1। तो पहले तो ये बताओ, ये वाली जो वैल्यू है ये घट रही है बढ़ रही है, ये वाली वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो बताओ फिर क्या होगा, ये वैल्यू घट रही है बढ़ रही है? ये कम ऐसे हो होगा, रही है। ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी ना, माइनस करोगे तो ये ऐसे ऐसे करके आ जाएगी कुछ। तो ये वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जब माइनस माइनस करोगे तो कम हो रही है वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो फोकल लेंथ क्या हो रही है, फिर फोकल तो इनवर्स है यहाँ पे, तो फोकल लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। एफ इंक्रीज हो रही है ना? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ये मान लो F1 है, ये F2 है, तो F2 इज मोर देन F1 बिकॉज 1/F1 जो है वो ज्यादा था 1/F2 से। तो जब ये घटा यहाँ पे तो F2 यानी बड़ा है, तो F2 फोकल लेंथ हमारी बड़ी है। आपको पता होगा कि जो पावर होती है एक्चुअली 1/f क्या होती है, पावर होती है। तो पावर क्या हो रही है यहाँ पे, हम क्या बोल सकते हैं, पावर हमारी लेंस की
पावर हमारे लेंस की क्या हो रही है, घट रही है। तो मान लो ये एयर वाला केस है, तो एयर वाले केस में अगर ये यहां पे कन्वर्ट कर पा रहा था 5 सेंटीमीटर पे, तो अगर आप बाहर पानी भर दोगे तो हो सकता है कि अब ये जो कन्वर्ट करे कहां पे करे, 20 सेंटीमीटर पे। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। फोकल लेंथ बढ़ गई, लेकिन पावर को क्या बोलेंगे, पावर क्या हो गई, कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई इसकी, कम हो गई। कम हो गई, है ना। तो जो पावर होती है आपकी, ये जो फोकल लेंथ होती है, वो डिपेंड करती है कि बाहर कौन सा मीडियम है और अंदर कौन सा मीडियम है। ओके, क्लियर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो भाई, क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। बाकी लोगों को नहीं हुआ अभी। अच्छा, अगर म्यू टू इक्वल टू म्यू वन हो जाए तो फिर क्या होगा फोकल लेंथ, क्या होगा? इनफाइनाइट। फोकल लेंथ इनफाइनाइट, पावर इक्वल टू जीरो हो जाएगी। यस सर। तो अगर ये हो गया तो वन बाय फोकल लेंथ जो है हमारी 1 - 1 हो जाएगी, यानी जीरो हो जाएगी। तो पावर इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट फोकल लेंथ इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो पानी का ही या ग्लास का ही लेंस रिफ्रैक्शन नहीं हो रही। ग्लास में रख दिया तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं कुछ, सीधा निकल जाएगी रे। तो हम बोल सकते हैं कि लेंस बिकम इनविजिबल, इस टाइप का बोल सकते हैं कुछ, या नॉट इफेक्टिव या कुछ भी। अगर रे भी जो है पानी से आ रही है और पानी में जा रही है, या ग्लास से आ रही है ग्लास में जा रही है, तो लेंस इज इनविजिबल, फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट, इट इज नॉट ऑफ एनी यूज। बोल सकते हैं हम लोग ये। यस सर। ओके, तो ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ कि अभी आप बात कर रहे थे लेंस के, हम पावर की बात कर रहे हैं ना, लेंस की फोकल लेंथ, लेंस की पावर तो चेंज हो रही है। क्या मिरर की पावर भी चेंज होगी अगर पानी में डाल दूं मिरर को? ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं प्रैक्टिकल में, आपका जब वाइवा होगा फाइनल, कि अगर मैं एक मिरर को, कॉनकेव मिरर को मान लो पानी में ले जाऊं, तो क्या उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी या सेम रहेगी? तो अब ये क्वेश्चन बनता है ना कि सेम रहेगी या चेंज होगी। तो यहाँ पे चेंज क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे जो है इससे फर्क पड़ गया भाई, रे जब यहाँ से यहाँ आ रही है तो यहाँ का म्यू वन और म्यू टू डिफरेंट है, तो स्नेल्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो स्नेल्स लॉ, अगर मान लो यहाँ का म्यू एयर है एक बार और एक बार यहाँ पे वाटर है, तो एंगल में फर्क पड़ जाएगा, आर में जो एंगल बनेंगे आपके। और जब यहाँ से यहाँ आएगी तभी फर्क पड़ जाएगा एंगल में, अगर आप मीडियम से भर दोगे तो यहाँ पे फर्क पड़ सकता है। राइट, क्लियर है बात ये? यस सर। लेकिन ठीक है, लेकिन जब हम मिरर में बनाते हैं रे डायग्राम, मान लो रे आ रही है, एक रे यहाँ से आई, यहाँ पे टकराई, यहाँ के फोकस से कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी ये। और एक रे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है, ये कहीं यहाँ पे टकराई पोल पे, मान लो पोल से टकराई, यहाँ ऐसे चली गई। अब मान लो मैं पानी भर दूं और पानी में एक्सपेरिमेंट करूँ ये ऑब्जेक्ट रख के, तो क्या रे अब कहीं और चली जाएगी, एंगल चेंज हो जाएगा इसका ये वाला? भाई सेम रहेगा इंसिडेंट सर। सेम ही रहेगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो चेंज थोड़ी होंगे। यहाँ पे कोई म्यू का कोई रोल है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर में कोई रोल है म्यू का यहाँ पे? नो सर। ये तो रिफ्लेक्शन है ना। तो रिफ्लेक्शन जब सेम मीडियम में हो रहा है तो म्यू का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन बराबर होना ही होना है, चाहे पानी में करो आप, चाहे वो आप ग्लास में करो, चाहे आप एयर में करो, तो यहाँ तो फर्क पड़ना ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे ऐसी आएगी रे जैसे पहले आ रही थी, और जो ये वाली रे पोल से टकराएगी वो भी ऐसी आएगी। तो जहां पहले इमेज बन रही थी अभी इमेज वहीं बनेगी। तो यहाँ पे फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फोकल लेंथ जो है ऑफ मिरर इज इंडिपेंडेंट। जबकि फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन द मीडियम, सराउंडिंग मीडियम इनफैक्ट।
क्लियर हुआ बात ये? यस सर। सबको क्लियर है? Yes. ओके, तो फिर एक चीज बताओ कि अगर मान लो बाहर का मीडियम और डेंसर हो जाए, बाहर का आपने क्या माना था, म्यू1 माना था, तो म्यू1 मान लो ज्यादा हो जाए, क्या होगा? बाहर डेंसर मीडियम हो गया। लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा, फोकल लेंथ का पॉजिटिव वेरी से गुड, नेगेटिव ऐसा या नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसा। बिल्कुल करेक्ट। तो अगर हमारा ये ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू आपकी ज्यादा आ जाएगी। जब आप म्यू2 बाय म्यू1 करोगे तो ये तो R1 R2 तो है ही जो भी है, तो ये वाला फैक्टर आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी अब, है ना, और अगर पहले नेगेटिव रहेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर मान लो फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव रही होगी तो कॉन्वेक्स लेंस रहा होगा वो। मान लो फोकल कॉन्वेक्स है ये, तो कॉन्वेक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे? कॉनकेव। यहाँ पे फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव है आपकी। ठीक है, किस केस में? अगर आपका म्यू1 कम होता तो ये कॉन्वेक्स है मान लो, लेकिन अगर म्यू1 ज्यादा हो गया तो ये कॉनकेव बन जाएगा। कॉनकेव नहीं बोलूंगा मैं, सिर्फ कॉन्वेक्स, कॉनकेस कॉन्वेक्स उसकी शेप पे डिपेंड करता है, कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग हो जाएगा ये बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे कि ये कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग हो जाएगा। कन्वर्जिंग वाला डाइवर्जिंग हो जाएगा एंड वाइसी वर्सा, डाइवर्जिंग वाला कन्वर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं भी दोबारा जाऊंगा, इस पर नोट कर लेना आप लोग। मान लो कोई एयर बबल पानी के अंदर है, तो ये कैसा बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स एयर बबल है, विल इट बिहेव लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस? है तो ये कॉन्वेक्स, लेकिन बिहेव कैसा करेगा? डाइवर्जिंग। नहीं, कॉन्वेक्स है ये। कॉन्वेक्स अगर पानी का होता मान लो तो कैसा बिहेव करता है एयर के अंदर? ये एयर है और ये वाटर है, अब कैसा बिहेव करता है ये? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कॉन्वेक्स है ना ये, कन्वर्जिंग करता है ना यूजुअली तो। बाहर एयर है, वाटर। मान लो ये वाटर का वो है, कोई मॉलिक्यूल है ऐसा, तो ये कन्वर्जिंग होता है यहाँ पे। लेकिन इस केस में उल्टा हो गया, इस केस में यहाँ पे वाटर है और ये एयर का बबल है, अब कैसा बिहेव करेगा डाइवर्जिंग होना चाहिए। ये डाइवर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, और ये उल्टा होता मान लो ऐसे, ऐसा होता एयर का बबल, मान लो बाई चांस ऐसा बन जाए और ये वाटर है, तो ये कैसा बिहेव करेगा अब? कैसा बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग? बताओ। यूजुअली क्या करता है? डाइवर्ज कन्वर्जिंग। करता है ना। कन्वर्जिंग करेगा। यूजुअली डाइवर्ज करता है तो यहाँ कन्वर्ट लग जाएगा, क्योंकि बाहर का मीडियम डेंसर हो गया, तो इट विल बिहेव लाइक अ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी। समझ में आई बात सबको? यहाँ पे ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो यूजुअली जो टर्म होती है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, वो डिपेंड करती है सराउंडिंग मीडियम पे। ठीक है, तो हम लेंस को जो बोलते हैं, लेंस का नाम जो होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव बोलना अच्छा है, बजाय आप ये बोलो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। वैसे हम कन्वर्जिंग बोलते हैं कॉन्वेक्स को, और डाइवर्जिंग बोलते हैं कॉनकेव को, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, बाहर के मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो कुछ भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो बेटर नेम इज टू से कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। ओके, दिस वाज। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट। अब बच्चों को एक डाउट होता है यहाँ पे,
वो डाउट बताता हूँ क्या होता है। स्टूडेंट को डाउट ये होता है, मान लो लेंस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो 15 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है सपोज। तो अगर मैं यहाँ से फोकल लेंथ निकालूं पैरेलल रे भेज के, और एक केस में मैं यहाँ से फोकल लेंथ निकालूं, तो बच्चों को लगता है कि फोकल लेंथ अलग अलग आएगी, फोकल लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करेंगे दोनों फोकल लेंथ सेम आएंगी। निकाल के देख लेते हैं अभी। जैसे इस केस में आप फोकल लेंथ निकालो, क्या लिखोगे? μ-1 1/r1, r1 की जगह क्या लिखोगे? 15, प्लस का 15 माइनस का 15, प्लस का, Plus. ये वाला प्लस का लेंगे। ठीक है, -1 बाय क्या लिखूंगा यहाँ पे? माइनस का 20, तो प्लस हो गया। अच्छा, इस केस में निकालते हैं, तो इस केस में क्या लिखूंगा? 1/f इक्वल टू μ-1, वो तो सेम ही रहेगा। 1/r1, r1 की जगह क्या लिखूं अब? r1 की जगह क्या लिखूं? +15। नहीं, r1 भाई पहले सरफेस से टकराएगी ना रे, तो उसे थोड़ी टकराएगी पहले 15 वाले से, पहले तो 20 वाले टकरा दिए। तो क्या लिख, 20, प्लस का 20 है माइनस का 20? इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, प्लस का सरफेस प्लस का 20 ये होगा। फिर क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ 1 बाय क्या लिखूं? प्लस का 15 माइनस का 15? -15। माइनस का 15, तो ये क्या आ गया? 1/20 प्लस 1/15 आ गया। और ये भी 1/20 प्लस 1/15 आ रहा था। तो इन बोथ द केसेस फोकल लेंथ आर इक्वल। तो फोकल लेंथ में फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां से रे भेज रहे हो कि राइट से भेज रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कई बार क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे कहते हैं सर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, या कहाँ से रे आ रही है, लेफ्ट से आ रही है राइट से आ रही है। तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चों को लगता है कि अलग अलग होगी। मैंने उनको लगता है कि अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो सेम आ जाएगी, लेकिन अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट डिफरेंट हो गई, दोनों की 15 और 20 हो गई, तो अलग अलग आ जाएगी फोकल लेंथ दोनों साइड से। ऐसा नहीं है, फोकल लेंथ इज सेम, आइदर यू सी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और यू सी फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फोकल लेंथ रिमेन द सेम। तो ये भी लेंस मेकर फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? यस दिस वाज सर, फोर्थ। पिछली स्लाइड दिखाना। हाँ, मैं पिछले भी दिखाया था हूँ। ये बात क्लियर हो गई सबको यस सर। जो मैंने अभी बताया? Yes. सर इससे पिछली। इससे पिछली? डन सर। डन, ठीक है। एक चीज और देखो, कि मान लो ये लाइट आ रही है एंड दिस इज व्हाइट लाइट, मैंने 7 कलर है। तो ये कलर जो होंगे क्या एक जगह पे कन्वर्ज होंगे या अलग अलग जगह पे कन्वर्ज होंगे? अलग अलग होगा। अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले कौन होगा? मैंने यहाँ पे वायलेट लिखूं वॉयलेट होगा सबसे पहले। या रेड लिखूं? सबसे दूर तो रेड का है, क्यों? इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होती है रेड की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है लेमडा पे डिपेंड करता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है, कॉचीज इक्वेशन जो होती है आपकी, कॉच की फॉर्मूला, तो इन्वर्सली होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला है, तो ये तो सेम ही होगा सबके लिए, चाहे ये तो लेंस की प्रॉपर्टी है R1 R2, तो वो तो सेम रहेगी चाहे वायलेट कलर हो चाहे रेड कलर हो। अब म्यू जो है किसके लिए ज्यादा होगा, वायलेट के लिए या रेड के लिए? किसका ज्यादा आएगा?
वायलेट का। वायलेट का म्यू ज़्यादा है क्योंकि उसका लेमडा कम है तो उसका म्यू ज़्यादा आ रहा है, तो वायलेट का म्यू जो है ज़्यादा आ रहा है रेड के मुकाबले। तो अगर वायलेट का म्यू ज़्यादा है तो वायलेट की पावर ज़्यादा आएगी या नहीं? तो फोकल लेंथ क्या आएगी वायलेट की? कम आएगी रेड से। फोकल लेंथ कम आ जाएगी फिर। सॉरी, तो फोकल लेंथ अगर कम आई तो वायलेट कलर पास में कन्वर्ज हो जाएगा और रेड कलर दूर कन्वर्ज होगा। ठीक है, तो 7 कलर जो है आपके ब्रेक हो सकते हैं। ये मिरर का एक तरह का डिफेक्ट है और इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक मतलब कलर ब्रेक होना। ये बात क्लियर हुई सबको? जो अलग अलग जो आया, फोकल लेंथ किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये क्लियर हुआ कैसे कैसे निकाला हमने? बताओ, क्लियर? यस सर। ओके, तो ये सब बातें हैं जो लेंस मेकर फॉर्मूले में हमें याद रखनी है। तो लेंस मेकर फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है कि ये जो फैक्टर है ये कलर पे भी डिपेंड कर सकता है, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड कर सकता है ना, उन सब चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है। ये जो है प्योरली लेंस की प्रॉपर्टी है, उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, उस पर डिपेंड करेगा ये वाला फैक्टर जो है R1 R2 वाला। तो मान लो ऐसा ऐसा कोई लेंस आ गया, इसकी बताओ कितनी फोकल लेंथ आएगी? मान लो 20 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है मान लो। तो पहले तो एक कॉन्वेक्स आएगा या मैंने कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा ये भी निकालना है हमें, और फोकल लेंथ बतानी है इसकी। न्यू आप 1.5 ले सकते हो, सराउंडिंग का 1 ले सकते हो। तो आपको बताना है कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, और एफ आपका कितना है, ये क्वेश्चन है। 40 सेंटीमीटर डाइवर्जिंग। 40 डाइवर्जिंग आ रहा है, मुझे नहीं पता आंसर क्या है, तो निकालना पड़ेगा। बाकी लोग भी निकालो एक बार, फिर कंफर्म कर लेते हैं। बाकी लोग भी निकालो कितना आंसर आ रहा है। 1/f इक्वल टू, फिर ऑब्जेक्ट को अलग अलग साइड रखने में अलग अलग नहीं आएगा फिर? ऑर्डर डाइवर्जन। अभी देखो अलग अलग आ रहा है, सेम आता है। अब R1 लगा लेंगे तो रखा। +20 -1/, प्लस आएगा दोनों, तो प्लस 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 10। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा? 1.5 यानी 0.5, और 20 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 - 2, तो -1/20 -0.5/20 विच इज -1/40। तो एफ इज -40 आ रहा है। तो आप लोगों के हिसाब से जो आ रहा है एफ इज -40, यानी कि ये जो है डाइवर्जिंग आ रहा है, 40 डाइवर्जिंग। ये आ रहा है आप लोगों का? फिर कन्वर्जिंग भी आ सकते हैं ना, +40। कैसे?
सर जैसे इधर माइनस में 1/10 है, अदर साइड माइनस से में देखें ना, हाँ माइनस में 1/20 हो तो नहीं ऐसा नहीं होगा, देखो करके देखते हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ट्राई कर लेते हैं एक बार। आप बोल लो यहाँ से अगर हम देखें, ये 10 है, ये 20 है, यहाँ से अगर फॉर्मूला बनाऊंगा तो लिखूंगा 1/f इक्वल टू 0.5 1/r1, r1 हो जाएगा आपका -10 माइनस का 1/r2, r2 विल बी माइनस का 20, ये आएगा -1/10 प्लस 1/20, ये हो जाएगा आपका 20 -2 + 1, तो -1/20, सेम ही तो आ रहा है। माइनस से नहीं लगाया था। मैं करता ना, ये बच्चे बहुत ट्राई करते हैं कि अलग आएगा, कन्विंस नहीं होता, सेम आता है, दोनों तरफ से आप देखते हो ना सेम ही आएगा वो। ठीक है, तो फोकल लेंथ यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, तो दिस इज सेम। तो आपको साइन कन्वेंशन बहुत ध्यान से लगाना है यहाँ पे, जब भी आप साइन कन्वेंशन लगाओगे। तो इस केस में ये जो आ रहा है डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है एक, राइट? ठीक है जी, डन सबका? क्वेश्चन कर लें कुछ अब लेंस मेकर पे? ठीक है, तो लेंस मेकर पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। कुछ तो मैं आपको चीज़ें बता ही चुका हूँ, ये भी एक क्वेश्चन ही था जो मैं आपको कराया, अभी आगे आने वाला था, मैंने पहले करा दिया। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या है। अच्छा, एक दो चीज़ें वैसे बताता हूँ मुझे मोटी मोटी सी, कि मान लो, अब लेंस मेकर फॉर्मूला आपने पढ़ ही लिया है, तो अगर मान लो मैं इस लेंस में यहाँ पे μ1 भर दूं और यहाँ पे μ2 भर दूं, अगर μ1 और μ2 भर दूं तो हाउ मेनी इमेजेस विल आई गेट? एक ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेंगी, या कितना वो होगा, कितनी जगह पे कन्वर्ट होंगी लाइट? 2। नंबर ऑफ इमेजेस कह रहे हैं 2 है, सब लोग यही बोल रहे हैं क्या? दो होंगी, ऊपर वाले जो है अलग, 2 फोकल लेंथ आ जाएगा इसमें। दो फोकल लेंथ आ जाएंगी, μ1 - 1 एक में आएगा, एक में μ2 - 1 आएगा, दो फोकल लेंथ आ जाएंगी, राइट? क्लियर? यस सर। अच्छा ठीक है, गुड। अच्छा ये कर दूं तो अब कितनी इमेज बनेंगी? इसमें एक ही बनेगी। अब जो है एक बनेगी, क्योंकि दो लेंस हो गए, एक के बाद एक रखा हुआ है, तो पहले लेंस एक लाइट उससे रिफ्लेक्ट होगी, लाइट एक लेंस से, फिर दूसरे लेंस से होगी, लाइट दोनों मीडियम से जा रहा है ना इसलिए। बिल्कुल, और फाइनली जो है एक जगह पे जाके कहीं पे कन्वर्ज हो जाएगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज एक बनेगी। एग्री सब लोग? मैंने इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को? नो सर। ठीक है, ऐसा कुछ केस हो गया तो n कितना आएगा? 4 बार है ये, बाकी लोग बताओ क्या आएगा? हो रहा है सर। 4, और यहाँ पे 2। 2। 2। ठीक है, तो सभी लेंस मेकर से आप निकाल पा रहे हो कि कैसे कैसे होगा, राइट? किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? और अब आपको ये भी समझ में आ सकता है आराम से कि अगर मान लो ये लेंस था और मैं इसको काट दूं और केवल इतना लेंस रखूं, पहले ऐसे था ये ऑब्जेक्ट एंड दिस वाज द इमेज, नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड आई हैव टेकन ओनली दिस मच पार्ट ऑफ द लेंस, तो व्हाट विल हैपन टू द इमेज? मैंने केवल ये वाला पार्ट लिया, बाकी हटा दिया, तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? इंटेंसिटी कम आएगी। इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इमेज विल बी फुल, पूरी बनेगी, बट
इंटेंसिटी विल डिक्रीज। तो सारी रे कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पहले रे पूरे पे गिर रही थी तो ये सब कन्वर्ट कर रहा था, जो रे यहाँ गिर रही थी, यहाँ पे गिर रही थी, यहाँ पे गिर रही थी, सब कन्वर्ज हो रही थी एक जगह पे। लेकिन अब केवल वो वाली होंगी जो केवल ऊपर से आ रही होंगी, तो कम रे कन्वर्ट होंगी, तो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल डिक्रीज। ठीक है, आई होप कि यहाँ भी किसी डाउट नहीं है। सर अगर लेंस का 1/4 पार्ट पे तो इंटेंसिटी 1/4 आएगा ना? 1/4 पार्ट पे क्या कर दें अगर? सर लेंस का अगर 1/4 पार्ट कट कर ले तो इंटेंसिटी 1/4 आएगा या कुछ और? 1/4 पार्ट अगर कट करें, मैंने डिपेंड करता है आप एरिया की बात कर रहे हो या डायमीटर की बात, क्या बात कर रहे हो आप मुझसे? क्वेश्चन ये है, मैं बता दूं क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये लेंस है, इसका डायमीटर d है, और आपने d/2 पे पेंट कर दिया, तो इंटेंसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी अगर मैं ऐसे कर दूं तो, है ना? तो क्या इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? इंटेंसिटी एरिया पे डिपेंड करती है, एरिया डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो बताओ क्या आएगा इसमें? I2 इज हाफ हो डैश गया। टाइम्स ऑफ I1। हाफ नहीं होगी, सोचो ध्यान से, ये पेंटेड पार्ट है, हाफ हो रहा है? 1/4। नो, 1/4 कम हो जाएगी। 1/4 पे तो पेंट किया है ना। देखो ध्यान से, क्या आंसर आना चाहिए? पहले जो इंटेंसिटी होगी I1 प्रोपोर्शनल टू d² एंड I2 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? d² माइनस d/2 का स्क्वायर। लाइट, ये तो पेंटेड है ना बीच वाला पार्ट, तो यहाँ से लाइट जाएगी नहीं, लाइट तो यहाँ से जाएगी ना, तो ये एरिया कितना होगा? d² 3/4। 3/4 आएगा ना ये। तो इंटेंसिटी विल बी 3/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। तो आई थिंक आप ऐसे कुछ पूछना चाह रहे थे। Yes, sir. मुझे याद नहीं था वो इंटेंसिटी एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसा होता है, ऐसा पूछते हैं, मैंने है कहीं पे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी लोगों को क्लियर हो गया ना मैंने क्या किया है? ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली आगे आ ही रहा था, क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा भी हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, तो अब आपको बता दिया मैंने। इसमें लिखा था कि इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी और फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी। तो ऑप्शन थे यहाँ पे 3I/4, I/2, I/4, और फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी। तो क्या आंसर आएगा बताओ? इंटेंसिटी तो आपकी 3I/4 हो गई, फोकल लेंथ क्या होगा? F 3F/4 F/2। फोकल लेंथ पे फर्क पड़ेगा? फोकल लेंथ पे फर्क पड़ेगा भाई। लेंस का अगर मैं कुछ, मैंने आपको बोला ना पार्ट भी ले लूँ तो फोकल लेंथ तो वही आएगी, रे तो जाके वही मिलनी है जहाँ मिलनी थी पहले। तो अगर मैं लेंस काट भी दूं, बीच में से गायब भी कर दूं, तो क्या फर्क पड़ रहा है? ये पेंट कर दूं या गायब कर दूं, रे तो वहीं जाके मिलनी है ना जहाँ पहले मिल रही थी। तो फोकल लेंथ फर्क पड़ेगा क्या? R1 R2 तो कांस्टेंट है। R1 R2 कांस्टेंट है, सब कुछ सेम है आपका। तो फोकल लेंथ जो पहले थी, फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोकल लेंथ विल रिमेन सेम इन दिस केस ऑल्सो। तो इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे F एंड 3I/4। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया सबको, 3I/4 क्यों होगा और F क्यों होगा, राइट?
अगला क्वेश्चन इसमें था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर फॉर ईच सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। तो मैं करा चुका हूँ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन। अगर दोनों साइड को रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हो और आपको फोकल लेंथ निकालनी हो तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं ये क्वेश्चन नहीं करा रहा। अब अगले क्वेश्चन में मूव कर रहा हूँ सीधा मैं। ये भी क्वेश्चन सिंपल, ये करा ही चुके हैं, मैंने देख चुके हैं, बहुत इजी है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। बहुत इजी है। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/f। आर तो इन्फिनिटी है आपका। 4/3 सॉरी कुछ बोल रहे हो? 4/3 आएगा। 4/3 1.33 आ रहा है आपका आंसर। ओके, बाकी लोगों को क्या आ रहा है? 1.33 ऑप्शन में है। वही 4.33 आ रहा। करेक्ट आंसर भी ये दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 आएगा। ठीक है, मुझे लगता है ये भी सबको क्लियर ही होगा। सिंपल ही क्वेश्चन था, इसमें प्लेनो आ गया था बस, तो और आसान हो गया था वैसे तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये मैं आपको कराई चुका हूँ। बोला क्राउन गिलास का, क्राउन गिलास दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है उसका n इक्वल टू 1.525। कह रहा है ये कॉन्वेक्स है, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कब करेगा, इसको मैं कहाँ पे डुबाऊं? तो लिखा है वाटर में डुबाऊं, यह एक मीडियम है जिसमें 1.525 है उसमें डुबाऊं, या कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाऊं, या इट कैन नॉट बिहेव एज डाइवर्जेंट लेंस। तो कहाँ पे डालूं ताकि उसका डाइवर्जेंट बन जाए? तो आंसर क्या होगा इसका, ए बी या सी? 1.6 1.66 पे तो डाइवर्जेंट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कंसेप्ट, तो ये क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है। किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना यार, बाद में बोलना सर ने पढ़ाया नहीं। मैं फिर मान लूंगा क्वेश्चन में कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था ना? कार्बन डाइसल्फाइड क्यों लिखा है? नहीं, आपने अभी बोला ना उसका दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ लिखा है कार्बन डाइसल्फाइड, ब्रैकेट में लिखा 1.66 लिखा था पूरा, ओके सर। नहीं तो हम निकाल नहीं सकते, याद थोड़ी रहेगा मैं। ठीक है, 39 में उन्होंने बीच वाला पोर्शन लेंस लगा दिया, तो ये आप कर चुके हो ऑलरेडी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है, ये भी आप कर चुके हो। इसमें इसने डिफरेंट डिफरेंट ऐसा ले लिया कि यहाँ पे एक मीडियम डाल दिया, यहाँ पे एक मीडियम डाल दिया, कह रहा है कितनी इमेज बनेंगी। तो कितनी इमेज बनेंगी, μ1 μ2 μ3 डाल दिया तो एक इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये भी आप कर चुके हो, तो ये मैं आपको नहीं करा रहा अब। ओके, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 2 सेंटीमीटर एंड इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। तो आपको बताना है फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी व्हेन इट इज immersed in a liquid of refractive index 1.25। तो यहाँ पे जब हम डालेंगे तो इसके फोकल लेंथ कितनी होगी ये बतानी है आपको।
5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आ रहा है यस। इसका आंसर। ओके 5 दिया हुआ है। देखो बाकी लोग भी। वन बाय एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन R1 माइनस वन अपॉन R2। तो ये आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि मैंने इसको इमर्स कर दिया 1.25 में, तो ये हो जाएगा 1.5 बाय 1.25 माइनस 1। ये तो सेम ही रहने वाला है, R1 R2 तो फर्क पड़ने नहीं वाला। 1 बाय एफ डैश, तो आपको एफ डैश निकालना है, तो इनको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे इनको तो ये वाला तो हट ही जाएगा फैक्टर, बाकी सॉल्व कर लो। एफ डैश बाय 2 इक्वल टू ये आ जाएगा जो भी है। इनको सॉल्व करोगे तो एफ डैश ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 1.5 बाई 5 यानी कि 0.5 आ गया। और अपॉन में तो भाई ये पूरा जो भी आ रही है कहानी कितनी बड़ी है, 0.25 आएगा यहाँ पे, पर 1.25 चला जाएगा। इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये 2.5 और 2.5 इंटू 2 5 सही है। देखो 5 आ रहा है सबका, आ गया आंसर। डन सबका, क्या कर रहे हो अभी? क्या हुआ, सब लोग खामोश कैसे हो गए आज? यस सर, हो गया। डन। चलो आज बड़ी खामोशी सी लग रही है, मैंने अभी खामोश हो गए सब लोग, पहले तो नहीं थे। लास्ट क्वेश्चन। क्या वो कुछ बोल रहा था, कोई खामोश क्यों है? लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये एक लेंस है, इसका फोकल लेंथ f था, इसको बीच में से काट दिया गया, तो फोकल लेंथ कितना होगा इस लेंस का? ठीक है, क्योंकि रेडियस रेडियस बराबर है यहाँ पे। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ इक्वल दिस कट इनटू 2 पार्ट, दोनों का यहाँ पे रेडियस और कर्वेचर r और r था, इसको काट दिया गया। इसकी फोकल लेंथ f डैश कितना होगा? f/2 होगा, 2f होगा, 3f होगा, क्या होगा? ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, 3/2f। f/2 कितना रहे? ऐसे हाफ हो गया इसका। आधार है। लेट मी चेक। फिर डबल हो गया, फिर डबल हो डबल गया। आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो डबल। बाकी लोगों का देखो क्या रहा है, डबल ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 92 डी, डी मतलब 2f। ठीक है, तो पहले फोकल लेंथ जो होगी 1/f इक्वल टू लिख सकते हैं हम म्यू माइनस 1/r माइनस माइनस बाय आर, तो हो जाएगी ये म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा 2r, तो 2/r, ये पहली फोकल लेंथ आएगी। इस केस में फोकल लेंथ लिखोगे जब f डैश वाली, तो आएगी म्यू माइनस 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0, तो हो जाएगा म्यू माइनस 1/r। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करो आप, देखो कौन सी डबल आ रही है। ऊपर वाला जो है 1/f डबल है, तो f यानी कि आधा होगा, है ना? अगर आप ये करके देखोगे तो 2 आएगा ऊपर। दिस implies that f dash by f is 2 and this implies that f dash is 2f। तो फोकल लेंथ जो है इस वाले की 2f होगी। क्लियर हुआ ये क्लियर है सबको? इसमें एक चीज और बता रहा हूँ फिर मैं एंड करने क्लास को। क्लियर? या कोई अभी डाउट है, कुछ निकाल रहे हैं? यस सर, क्लियर। क्लियर हो गया? तो फोकल लेंथ यहाँ पे ऐसे निकाल सकते थे आप लोग, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और तरीका हो सकता था निकालने का, जो हमने पढ़ा नहीं है वैसे तो, कि जब दो लेंस कांटेक्ट में रखे जाते हैं, कैसे भी तरह के लेंस हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, कुछ भी हो, तो इनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। ये फॉर्मूला हम पढ़ेंगे आगे।
अगर 3 है तो 3 होगा, 2 2 ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये लेंस था, इसकी फोकल लेंथ एफ थी, तो पावर मान लो 1/f थी। अब आपने इसे काट दिया तो इसकी पावर मान लो p डैश हो गई, और इस वाले लेंस की पावर भी p डैश होगी, क्योंकि आर बार तो बराबर है दोनों के, एक प्लेनो है एक वो है बस, तो p डैश तो बराबर होगा दोनों का। अब भाई इन दोनों को जोड़ के ही तो ये बना है ना। तो वी कैन राइट दैट कि अगर हम इन दोनों लेंसों को कांटेक्ट में रखें तो उनकी पावर कितनी आएगी, p डैश प्लस p डैश, यानी कि 2p डैश आएगी अगर मैं जोड़ के रखूं दोनों को। तो इस लेंस की पावर 2p डैश होनी चाहिए, लेकिन इसकी पावर तो p है, तो यानी हम लिख सकते हैं कि 2p डैश इक्वल टू p, यानी कि 2/f डैश इक्वल टू 1/f, यानी कि f डैश इक्वल टू 2f। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर हुआ भाई? इन दोनों को काट के ये बना, दोनों की पावर p डैश बराबर होगी पावर, क्योंकि सिमेट्री है, एक इनफाइनाइट वाला सरफेस है, एक r वाला सरफेस है, तो पावर p डैश होनी चाहिए। और दोनों को मिला के ही ये बन रहा है, तो p डैश प्लस p डैश वुड बी 2p डैश, एंड 2p डैश अगर ये है तो ये p है, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए आपस में, 2p डैश इक्वल टू p, तो यहाँ से आपका f डैश इक्वल टू 2f, तो ये निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते थे, तो यहाँ से भी सेम आ रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो आपकी डबल हो जाएगी या फिर पावर आपकी कम हो जाएगी। तो लेंस को आप अगर काट दोगे तो पावर हमारी इस केस में कम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे एंड करते हैं क्लास को। अगली क्लास में इसके जो है फॉर्मूले जो हमारे, एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसके एप्लीकेशन देखनी है, और लेंस फार्मूला और उसका मैग्निफिकेशन, पहले उसका डेरिवेशन और फिर उसके एप्लीकेशन, तो वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं क्लास को। किसी के डाउट है तो बताओ, अदरवाइज सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, Yes, sir. चलिए तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। Good night, sir. गुड नाइट।